दोस्तों, फिल्म में हम लोग बहुत किस्म के फैंटेसी देखते हैं और फिल्मी दुनिया के बहुत ऐसे शख्स हैं, ऐसे कलाकार हैं जिनके अपने जीवन में भी इतने फैंटेसी, इतने घटनाएं रहते हैं कि खुद उन लोगों के जीवन के उतार चढ़ाव को लेके ही एक पूरा फिल्म बना दिया जा सकता है। ऐसे ही एक कैरेक्टर थे सुपर कैसेट यानी कि टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार जी। दरियागंज के एक अख्यात जूस बेचने वालों से पूरे भारत के संगीत जगत के बेताज बादशाह बन जाना और उसके बाद अंडरवर्ल्ड के घातकों के हाथे अपने जीवन का दर्दनाक समाप्ति। एक कैसेट किंग गुलशन कुमार के जीवन कोई थ्रिलर मूवी से कम रोचक नहीं था। दिल्ली के एक पंजाबी बिजनेस फैमिली व्यवसायी परिवार के सबसे बड़ा लड़का गुलशन अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद दरियागंज शहर में एक फ्रूट जूस का दुकान खोले थे। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। गुलशन को उन दिनों से ही गाने का शौक था और शौक था अपने आवाज को रिकॉर्डिंग करके अपने गायकी अपने दोस्तों यारों को सुनाना। संगीत के ऊपर बेटे का इतना लगाव देखने के बाद गुलशन के पिताजी उनके लिए एक कैसेट बेचने का और रिपेयरिंग करने का दुकान खोल दिए और यही जगह था गुलशन कुमार के सपनों का उड़ान का पहला पड़ाव। अपने शातिर दिमाग और बिजनेस ब्रेन को इंप्लीमेंट करके अपने व्यावसायिक बुद्धि को काम में लगा के गुलशन कैसेट बेचने के साथ साथ ये कैसेट को लेके ही एक दूसरा बिजनेस शुरू कर दिए। वो बिजनेस था कि अपने क्षेत्र के छोटे छोटे अख्यात गायक, जो लोग छोटे मोटे त्योहार या महफिल में गाना गाते थे, उन लोगों को बुला के उन लोगों से भक्ति गीति का रिकॉर्डिंग करवाना और अपने दुकान से बहुत ही कम दाम में उसे बेचना। बहुत ही कम समय में ही ये कारोबार से गुलशन के हाथ में एक अच्छा खासा पूंजी आ गया, एक अच्छा मोटा कैपिटल गुलशन के पास आ गया, जिसे वो दिल्ली के निकट नोएडा में एक छोटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने में निवेश कर दिए। टी सीरीज नाम का जो पेड़ एक दिन आसमान छुआ था, उस पेड़ का पौधा था यही पे नहीं रुक के गुलशन कुमार के दिमाग में संगीत और म्यूजिक वर्ल्ड को लेके कारोबार करने का नया नया प्लान आने लगा। उस समय भारत में कैसेट के मार्केट में एक बहुत बड़ा कंपनी का मोनोपोली था और आजादी के समय काल से लगभग 80 के दशक के शुरुआत तक सारे हिंदी फिल्मों के गाने का कॉपीराइट का 90% ही वो बड़ा कंपनी के कब्जे में था और इसलिए वो अपने कैसेट का प्राइस भी अपने मनमौजी से, अपने मनमानी से चढ़ा के रखे थे। उन दिनों उस कैसेट कंपनी का एक कैसेट का दाम होता था 30 रुपया से 35 रुपया। इतने रुपया खर्च करके कैसेट खरीद के गान सुनने का कैपेसिटी या क्षमता समाज में एक निर्दिष्ट वर्ग का ही था।
जो छोटा रोजगार करते थे, लोअर मिडिल क्लास थे, उन लोगों का इच्छा रहते हुए भी वो लोग अपने पसंदीदा कलाकारों का गाना कैसेट खरीद के नहीं सुन पाते थे। इनके लिए उन लोगों का भरोसा था रेडियो में बीना का गीतमाला और टीवी में चित्रहार। ये छोड़ के लोअर मिडिल क्लास का गाना सुनने का कोई विकल्प नहीं था। और गुलशन कुमार ठीक यही जगह पकड़ के एक बहुत बढ़िया काम शुरू किए। गुलशन कुमार सबसे पहले भारत के कॉपीराइट एक्ट को बहुत बारीकी से समझ लिए। उसके बाद कॉपीराइट रिलेटेड जितना भी कानूनी दांव पेच है उसको समझे। ये सारा चीज को एनालिसिस करने के बाद गुलशन कुमार एक विषय पे तो निश्चित हो गए कि जो मेन कॉपीराइट ओनर है उनके चीज को एकदम सीधा उठा लेना और उसका इस्तेमाल करना ये कानूनन जुर्म है। लेकिन अगर उसी चीज का डुप्लीकेट बनाया जाए या नकल उतार लिया जाए तो वो कोई अपराध नहीं होता है। बस अब गुलशन कुमार लग गए कैसेट के रिकॉर्डिंग के काम पे। गायक होने का सपना है, बड़ा कलाकार बनने का सपना है, अच्छा खासा आवाज है, लेकिन मार्केट में एक क्लास कलाकारों के साथ कंपटीशन करने के लिए कोई ठीक ठाक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। ऐसे कुछ स्ट्रगलर गायक और कलाकार और संगीतकार को इनवाइट करके उन लोगों से मुकेश जी, रफी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा भोसले जी के सुपरहिट सारे गानों को रिकॉर्डिंग करा के अपने कंपनी से मार्केट में छोड़ दिए गुलशन कुमार। जिन कलाकारों को उन दिनों गुलशन कुमार जी ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए थे वो सारे कलाकार कुमार शानू जी, उदित नारायण, नितिन मुकेश, सोनू निगम, विपिन सचदेव, बावला मेहता, अनुराधा पड़वाल, बेला भटनागर, ये सभी कलाकार बाद में खुद के प्रतिभा के दम पे एक अपना पहचान बनाने में सक्षम हुए थे और एक एक बड़े कलाकार के रूप में अपना पहचान बनाए थे। गुलशन कुमार थे शायद इसीलिए किशोर कुमार जी के मौत के बाद कुमार शानू वो खाली जगह को कुछ हद तक भरपाई कर पाए थे। 80 के दशक के ठीक बीचों बीच ऑडियो कैसेट का मार्केट अपने शिखर पे था। टी सीरीज कंपनी से मुकेश की यादें, रफी की यादें, किशोर की यादें, लता की यादें, सुपरहिट डुएट्स वगैरह वगैरह नाम देके हिंदी फिल्मों के सुपर डुपर हिट फिल्मों के गाने का कैसेट निकलना शुरू हो गया। कैसेट का जो मेन कवर पेज था उसके ऊपर मुकेश जी, रफी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, इन लोगों का बड़ा सा पिक्चर रहता था और कैसेट के बैक साइड में छोटे करके ये सारे गाना असल में कौन गाए हैं उस कलाकार का नाम रहता था। गुलशन कुमार बाहर से बहुत ही सस्ते में सेल्यूलॉइड टेप और कैसेट तैयार करने का सारा सामग्री आमदनी करने का या इंपोर्ट करने का भी इंतजाम कर लिए थे और उनके रिकॉर्डिंग सिस्टम उस समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। बाजार में चलता हुआ बड़े कंपनियों के मुकाबले में टी सीरीज उन दिनों 1/3 दाम में कैसेट मार्केट में छोड़ना शुरू कर दिया। जो दूसरे कंपनी का कैसेट जो खरीदने में 30-35 रुपया खर्चा करना पड़ता था, टी सीरीज का कैसेट उनके मुकाबले में महज 12 से 15 रुपया में उपलब्ध होने लगा। ओरिजिनल साउंड ट्रैक से भी डुप्लीकेट का डिमांड आसमान छू लिया और गुलशन कुमार के धनराशि और बढ़ने लगा
और वो कैपिटल या पूंजी उसके बाद गुलशन ने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिए हिंदी फिल्मों के गाने का कॉपीराइट खरीदने का व्यापार में, और हिंदी फिल्म को प्रोड्यूस करने में भी गुलशन कुमार कैपिटल इन्वेस्ट किए। लाल दुपट्टा मलमल का, जीना तेरी गली में, मीरा का मोहन, बाहर आने तक, आई मिलन की रात, ये सारे फिल्मों के गाना सुपर डुपर हिट था। 1990s में गुलशन कुमार का प्रायोजित महेश भट्ट निर्देशित आशिकी के गाने कैसेट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनुराधा पौडवाल एक बहुत बड़े सितारे के रूप में उभर के आए, साथ में कुमार शानू जी भी। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। 1985 से लेके 1995 ये 10 साल कैसेट सेलिंग और गाने का कॉपीराइट खरीदने के मामले में टी सीरीज के इर्द गिर्द भी कोई दूसरा कंपनी नहीं था। कैसेट सेलिंग के मार्केट के 65% 65% मार्केट टी सीरीज के कब्जे में चला गया। गुलशन कुमार के सुपर कैसेट कंपनी संगीत जगत में छा गया। इसका सालाना टर्नओवर लगभग 350 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। गुलशन कुमार बहुत ही उभरते हुए संगीत निर्देशक और गायकों को एक एस्टैब्लिशमेंट दिए थे, जिनमें उल्लेखनीय थे संगीतकार नदीम श्रवण जोड़ी और आनंद मिलिंद जोड़ी। ये नदीम श्रवण जोड़ी के नदीम एक गाना का एल्बम निकाले थे जिसका नाम था हाय जिंदगी, और इस एल्बम को प्रमोट किया था गुलशन कुमार के कंपनी टी सीरीज। यह एल्बम फ्लॉप रही। नदीम को शायद लगा कि गुलशन कुमार उनके एल्बम को सही तरह से प्रमोट नहीं किए। सुनने में आता है, कथित यह है कि यही बात को लेकर गुलशन कुमार के साथ नदीम का अनबन हुआ और उसी के नतीजे में सुपर कैसेट के साम्राज्य से नदीम को बहिष्कार कर दिए थे गुलशन कुमार, निकाल दिए थे नदीम को, और ये घोषणा भी कर दिए थे कि नदीम एज ए म्यूजिक कंपोजर है, ऐसे कोई भी फिल्म का म्यूजिक राइट टी सीरीज नहीं खरीदेगा। गुलशन कुमार जी बहुत ही उभरते हुए कलाकारों को बड़े कलाकार बनने का चांस दिए थे। बहुतों का करियर उनके जरिए बना। उनके कंपनी टी सीरीज केवल कैसेट ही नहीं, इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री से शुरू करके सीलिंग फैन, वॉशिंग पाउडर तक भी तैयार करता था। गुलशन कुमार के सबसे बड़ी भूल थी कि सिंगर अनुराधा पौडवाल को हीरोइन के रूप में प्रेजेंट करना और अपने भाई किशन कुमार को बॉलीवुड के हीरो बनाने का कोशिश करना। किशन कुमार अभिनीत आजा मेरी जान और बेवफा सनम दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिट गई थी। हालांकि दोनों फिल्म के गाना लोगों को पसंद आया था। ये किशन कुमार का नाम सन 2000 में क्रिकेट मैच फिक्सिंग में क्रोनिये गेट के जो इंसिडेंट हुआ था उसमें सामने आया था। इस समय गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार टी सीरीज के कारोबार संभालते हैं।